भाई उस क्लास से कोई आके ये मिटा दे व्हाइट बोर्ड। लेक्चर नंबर 74। फोटोकॉपीज अभी होके आ जाती हैं। पेज 228 क्वेश्चन नंबर 8। पेज 228 क्वेश्चन नंबर 8 वॉल्यूम 1। अभी कॉपी होके आ जाती हैं अगर नहीं है। Pepper Limited is in the process of finalizing its consolidated financial statements for the year ended 30 जून 2018. Following information pertains to group's intangible assets. ये मिटाओ। पेज 228 है वॉल्यूम 1 में, अभी सफ़ा फोटोकॉपी होके आ रहा है। एज ऑन 30 जून 17, हमारे साल का आखिरी दिन या पिछले साल का आखिरी दिन? एज ऑन 30 जून 17, पिछले साल का आखिरी दिन। पिछले साल के आखिरी दिन रिवैल्यूड अमाउंट लाइसेंस की और उसका सरप्लस 450 और 30 मिलियन था। पिछले साल के एंड पे लाइसेंस की रिवैल्यूड अमाउंट और उसका सरप्लस 450 और 30 था। छोड़े पूरे पेज को बस, तो 450 और 30 की फिगर याद कर लें बस। चलें जी शुरू करें दूसरे सफ़े से रजिस्टर के। वर्किंग 1, वर्किंग 1, डेट, डिस्क्रिप्शन, एसेट, रिवैल्यूएशन, सरप्लस और लॉस। तीस जून 17 का मतलब है यकम जुलाई। 30 जून 17 का मतलब है यकम जुलाई 17। ओपनिंग बुक वैल्यू या ओपनिंग वैल्यू जो भी है। सवाल ये कहता है कि पिछले साल के आखिरी दिन एसेट की रिवैल्यूड अमाउंट थी 450 और उसका सरप्लस था 30। पिछले साल रिवैल्यू हुआ होगा जी। पिछले साल के आखिरी दिन एसेट की वैल्यू क्या थी और सरप्लस में कितना बैलेंस था? 30। पास्ट में कभी हुआ होगा रिवैल्यू। चलिए नोट कर लें। चलो अब्दुल्ला 4-5 कॉपीज एंड पे रख के अब इधर आ जाओ दूसरी क्लास से होते हुए। जी आ रही है, बुल्ले ला रही है। खामोश हो जाओ, मैंने सीरियस हो जाना है। अच्छा पॉइंट नंबर 2, अच्छा इसको भी आप इग्नोर करें, मुझे रिवैल्यूएशन की एडजस्टमेंट पूरी करा दें ताकि फिर जब मेन एडजस्टमेंट हमारी शुरू हो तो तब तक क्लास आ चुकी हो। आप लोग एक तो सवाल में लाइफ देख लें, उसने सारे इंटेंजिबल्स की लाइफ एक ही दफ़ा दे दी है। कितने साल? 10 साल। और साल के एंड पे लाइसेंस कितने का है? 350 का। तो लाइसेंस की साल के एंड की फेयर वैल्यू बताएं। 350। तो मुझे बताएं अगर ईयर एंड पे एसेट रीवैल्यू हो रहा है तो पहले डेप्रीशिएट करूं या रीवैल्यू? पहले डेप्रीशिएट। चलें, डेप्रीसिएशन या अमोर्टाइजेशन। अमोर्टाइजेशन 450 डिवाइडेड बाय 10 और 30 डिवाइडेड बाय 10 जी 45 और 3। टैक्स वगैरह का रेट नहीं दिया हुआ तो वो DTL शेल के चक्कर में पढ़ने की जरूरत नहीं। चलें जी 30 और 18 को बुक वैल्यू बता दें।
कैरिंग अमाउंट 40527। लेकिन एसेट फिर दोबारा रिवैल्यू हो गया हमारे साल के एंड पे, कितने पे? 350 पे। रिवैल्यूड अमाउंट कितनी जी? 350। ईयर एंड 318। आप बता दें जी, इधर देखें एक मिनट, लॉस आ रहा है गेन आ रहा है? लॉस आ रहा है, तो 318 को रिवैल्यूएशन लॉस 55, लेकिन पहले से सरप्लस पड़ा हुआ है, तो इसलिए लॉस को फिर इस्तेमाल करें, लॉस को इस्तेमाल करें सरप्लस को ख़त्म करने में, फिर भी कोई लॉस बच जाए तो उसको रिकॉर्ड कर दें। पेज को बचे हैं एक मिनट पे, ये दे दें। ओके ठीक है, हाँ कोने पे रखो। जी मोहतरम, इनटेंजिबल्स के ज़रा नाम पहली सिटिंग में हाईलाइट कर लेते हैं, अभी नोट ना करें, बस क्लास 1 मिनट पूरी हो जाए तो फिर मैं प्रॉपरली सवाल को ज़रा लेके चलता हूँ। इनटेंजिबल्स के नाम ढूंढे ज़रा मेरे साथ। एक का नाम लाइसेंस, दूसरे का नाम सॉफ्टवेयर। कोई इंटेंजिबल का नाम आए तो उसको ज़रा ढूंढ लीजिएगा। रिसर्च एंड डेवलपमेंट टाइप को इंटेंजिबल चल रहा है हमारा। फिर कस्टमर लिस्ट, कोई 4 तो इधर हो गए हैं, एक गुडविल आएगा। ये कोई प्रोजेक्ट चल रहा है, ये इंशाल्लाह मैं आपको बताऊंगा, ये प्रोजेक्ट इसी से लिंक होकर चल रहा है। उसके बाद एएल की एक कस्टमर लिस्ट आ रही है, कस्टमर लिस्ट तो ऊपर भी आ गया, सॉफ्टवेयर लाइसेंस, बस ठीक है। ये कोई 4-5 ही लाइनें छोड़ने की ज़रूरत है। तो पहला इंटेंजिबल लाइसेंस है हमारा, तो कंपनी का नाम वगैरह वो सारा खुद ही लिख लीजिएगा। नोट का नंबर 7, इंटेंजिबल्स। फॉर्मेट बताएं जी, ग्रॉस कैरिंग अमाउंट, ओपनिंग अभी नहीं, बाकी चीजें देखते हैं क्योंकि रिवैल्यूएशन भी है, और अकमुलेटेड अमोर्टाइजेशन। ये छोटी मोटी गलतियां मैं कर दिया करूँ, अकमुलेटेड डेप्रिसिएशन वगैरह वो चलेंगी, लेकिन आप लोग तो अभी जवान हैं, आप लोग तो ऐसी गलतियां ना किया करें कि अकमुलेटेड डेप्रिसिएशन का लॉस बोल रहे हैं। ओपनिंग में ब्रैकेट में समझने के लिए लिख रहा हूं, पेपर में डेट नहीं लिखनी। यकम जुलाई 17। अब्दुल्ला भाई मौजूद है? अच्छा, मैं दाद देता हूँ हाइब्रिड वालों को जो तशरीफ़ लाए हैं, और उनके सर पे हाथ फेरें आप लोग साथ वाले के, और जो तशरीफ़ नहीं लाए इनको कल इंशाल्लाह सेट करते हैं। ये पता नहीं आना इन्होंने, ये क्या करें इन रजिस्टरों का? बाहर खड़े हुए मैंने देखे गपशप मार रहे हैं, दे आर नॉट सीरियस। ओके आ जाएंगे, ठीक है। चले, मैं तो ज़रा सवाल का एक पूरा रिदम बनाना चाह रहा था, बस ठीक है, जिसने नहीं आना नहीं आना, छोड़ दें सब कुछ। 1-2 मिनट इधर दे दें, इधर देखें। एप्पल लिमिटेड इज इन द प्रोसेस ऑफ फाइनलाइजिंग इट्स कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। ठीक है, तो अब आप में 2 किस्म के एसेट्स आपको नजर आएंगे, कुछ पेरेंट के और कुछ सब्सिडरी के। फॉर द ईयर एंडेड 30/18 फॉलोइंग इंफॉर्मेशन पर्टेन्स टू ग्रुप्स इंटेंजिबल्स, कुछ पेरेंट के कुछ सब्सिडरी के। ये पहली 2 लाइनें पढ़ के, प्रिपेयर अ नोट ऑन इंटेंजिबल्स फॉर इंक्लूजन इन एएल्स कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, यानी पेरेंट और सब्सिडरी दोनों के इंटेंजिबल्स होंगे फॉर द ईयर एंडेड 30/18 इन अकॉर्डेंस विद द खालाजी के स्टैंडर्ड। टोटल कॉलम इज नॉट रिक्वायर्ड, एंड पे जो टोटल होना है वो रिक्वायर्ड नहीं है। ऑटम 2018। अच्छा, एज ऑन 30/17
ये एडजस्टमेंट रिवाइज करा दूं मैं। एज ऑन 30/17 रीवैल्यूड अमाउंट ऑफ लाइसेंस एंड उसका सरप्लस वाज इतना। तो मेरे ख्याल से फिर पिछले साल के एंड पे रीवैल्यू हुआ होगा, तो पिछले साल के एंड की रीवैल्यूड अमाउंट दे दी और पिछले साल के एंड का सरप्लस दे दिया। तो मैंने सवाल लेट आने वाला शुरू कर लिया 450 और 30 से, बिल्कुल आसान सी चीज़। फिर क्योंकि आप लोग तशरीफ नहीं लाए थे तो मैंने पॉइंट 2 नहीं पढ़ा, मैंने जम मार के लाइफ पढ़ी सारे एसेट्स की, 10 साल है, एक ही रिमेनिंग ऑफ ऑल इंटेंजिबल्स 10 साल। एज ऑन 30/18 फेयर वैल्यू ऑफ लाइसेंस वाज असेस्ड एट 350। साल के एंड पे दोबारा रिवैल्यू हो गया, ठीक है, फ्रीक्वेंटली रिवैल्यू करें, अच्छी बात है। तो साल के एंड पे दोबारा जब रिवैल्यू हुआ तो क्योंकि एंड पे रिवैल्यू हुआ है इसलिए पहले मैंने डिविजन निकाल लिया और उसके बाद मैंने बुक वैल्यू निकाली, फिर रिवैल्यू कर दिया। तो ये आसान सी एडजस्टमेंट्स है। अब मुझे सारे हजरात की तरफ से अटेंशन चाहिए बहुत। मुझे ये बताएं कि ये जो 450 का बैलेंस है ये हमारे साल का ओपनिंग भी है और पिछले साल का क्लोजिंग भी है। मेरे ख्याल से मैं एक सेफ अजम्पशन ले लेता हूं, जिससे मेरे लिए जरा आसानी हो जाए कि पिछले साल के एंड पे रीवैल्यू हुआ होगा। रीवैल्यूड अमाउंट बड़ा क्लियरली उसने लिखा हुआ है, बुक वैल्यू उसने लिखा हुआ, रीवैल्यूड अमाउंट पिछले साल के एंड पे 450 थी। इसका मतलब है पिछले साल के एंड पर सारी अकमुलेटेड अमोर्टाइजेशन एसेट अकाउंट में शिफ्ट होगी और ये जो प्राइस नजर आ रही है अब ये एसेट की है। इसका मतलब है देयर इज नो बैलेंस इन अकमुलेटेड अमोर्टाइजेशन। दैट्स व्हाई आपको पता है जब साल के एंड पे रिवैल्यू हो जाए तो अकमुलेटेड अमोर्टाइजेशन अकाउंट एग्जिस्टेंस लूज कर जाता है। दैट्स व्हाई लेट मी स्टार्ट the figure of license with 450 and 0. Let me start with the figure of 450 and 0. Clear? अब शायद आपको याद हो मैंने कहा था इंटेंजिबल का नोट बनाने के लिए इस सारे पे मार्कर फेर दीजिएगा, ओए हमने नोट करना था, पहले आ जाते। इस सारे पे मार्कर फेर दीजिएगा और जनरल एंट्रीज करते रहिएगा। जनरल एंट्रीज अब आप हजरात ने मुझे करवाना शुरू करनी है। अमोर्टाइजेशन एक्सपेंस डेबिट, अकमुलेटेड अमोर्टाइजेशन क्रेडिट। डेबिट को छोड़े परे अकमुलेटेड अमोर्टाइजेशन क्रेडिट, अकमुलेटेड अमोर्टाइजेशन क्रेडिट कितने से 45। सबर 55 की 2 एंट्रीज होंगी, वार्म अप वाली एंट्री भी होगी। अब तक का बैलेंस पड़ा हुआ है 45। अकमुलेटेड अमोर्टाइजेशन डेबिट, मेरे ख्याल से ना एडिशन के लिए जगह छोड़ दें वरना बड़ा अजीब सा लगेगा अगर एडिशन के लिए आप जगह नहीं छोड़ेंगे, थोड़ा सा रिदम नहीं रहेगा। और एडिशन में मेरा मशवरा है कि सेपरेट जो एक्वायर करें यानी एक्वायर्ड को अलग शो कर दीजिएगा और इंटरनली नहीं एक्वायर्ड परचेज नहीं होता ना, एक्वायर्ड को अलग शो कर दीजिएगा और इंटरनली जनरेट को अलग शो कर दीजिएगा। ट्रांसफर डिस्पोजल की लाइन बच जाएगी। वैसे डिस्पोजल रिवैल्यूएशन की भी तो लाइन बनानी है। ओके, ट्रांसफर की लाइन आ जाएगी और आगे बोलें रिवैल्यूएशन, की लाइन और डिस्पोजल और क्लोजिंग। अब जी अकमुलेटेड अमोर्टाइजेशन, ओपनिंग अमोर्टाइजेशन फॉर द ईयर, ट्रांसफर डिस्पोजल। अच्छा, ओपनिंग 0। चलिए दोबारा करते हैं। 45 की एंट्री, डेप्रिसिएशन डेबिट या अमोर्टाइजेशन डेबिट, अकमुलेटेड अमोर्टाइजेशन क्रेडिट। Accumulated amortization debit asset credit not with 55, with 45. Accumulated amortization debit and intangible credit.
इंटेंजेबल क्रेडिट और आगे डेबिट डुबिट को छोड़े पूरे। इंटेंजेबल क्रेडिट, सरप्लस इन ओसीआई डेबिट, P&L डेबिट, इंटेंजेबल क्रेडिट with the amount of 55, इंटेंजेबल क्रेडिट 55। तो ये मैंने आपको तरीका बताया था नोट करने का, कर लें जी। इस एंट्री को पोस्ट करने का तरीका। चलें जी जल्दी। अभी इन फिगर्स को टोटल करने की जरूरत नहीं है, किसी सवाल में कोई भी एडजस्टमेंट आ सकती है, टोटल इन पे कर लेंगे। एक्वायर्ड इंटरनली जनरेट, ईयर एंड पे रिवैल्यू हुआ, सवाल बता रहा है रिवैल्यूड अमाउंट वर 450, ताकि अकोमोलेटेड अमोर्टाइजेशन का बैलेंस मैं जीरो रखूं। वो कह रहे हैं रिवैल्यूड अमाउंट है, इसका मतलब है पिछले साल भी एंड पे रिवैल्यू हो रहा है, हमारे साल तो वैसे ही एंड पे रिवैल्यू हो रहा है। चलें जी वर्किंग वन में मिटाने लगा। राधे मैंने आपके आने से पहले कर ली थी, वैसे आप वो अब किसी ने करनी है यूट्यूब पे देख लीजिएगा, आसान सी वर्किंग है। मकसूद सिर्फ ये था कि जो एसेट वाला कॉलम है उससे खेलना है। चलें छोड़े जी, लेट आने वाले जल्दी आने वाले अब बराबर हो गए हैं, अब नोट करना बंद कर दें। पहली जी एडजस्टमेंट कंसोलिडेशन की पढ़ने लगा मैं, स्टार्ट करें जी बिस्मिल्लाह। ऑन यकम जुलाई 17 P acquired entire shareholding of Mango Limited. There is no NCI. P acquired 100% shares of subsidiary for 1950. माना कि मैं उसको वर्किंग 2 के 1 कहता था, लेकिन अब क्या करूं, वर्किंग 1 मैंने लाइसेंस की कर ली है, सॉरी एडजस्टमेंट अकाउंट जी। अब इस तरह नहीं होगा पेरेंट की बैलेंस शीट में से चीजें उठाएंगे, अब थोड़ी सी अकल लगानी पड़ेगी। ऑन यकम जुलाई P acquired सारी सब्सिडरी सारी यूफॉर्म फॉर 1950। ये कौन सी फिगर है, इन्वेस्टमेंट की फिगर। जबरदस्त, आप लोगों ने बताते जाना पोस्ट कहां करनी है, पोस्ट एंड पे कर लीजिएगा। द फेयर वैल्यू ऑफ नेट एसेट्स, द फेयर वैल्यू ऑफ नेट एसेट्स, ये किस टाइप की फिगर दी है, 580 टाइप फिगर दी है या इस टाइप की फिगर दी है, 580 टाइप की फिगर दी है। तो द फेयर वैल्यू ऑफ नेट एसेट्स वाज इतने, फेयर वैल्यू ऑफ नेट एसेट्स ऑन एक्विजिशन डेट, एक्विजिशन साल के पहले दिन हो रही है सब्सिडरी की, ऑन एक्विजिशन डेट आर गिवन बिलो, सॉफ्टवेयर्स, अदर बिल्डिंग, लैंड, प्लांट, मशीनरी, वो कुछ चीजें होंगी, अदर नेट एसेट्स भी होंगे, तो उसकी टेंशन नहीं आपने लेनी, बस ये हमारे काम का है। लेकिन फिलहाल एक्चुअली 1745 उठाना है, बिकॉज द वर्ड रिटन हियर इज फेयर वैल्यू ऑफ नेट एसेट्स। अब आप मुझे बताएं कोई शेयर कैपिटल, शेयर प्रीमियम, रिटेन्ड अर्निंग वगैरह दी हुई है, कुछ भी नहीं दिया हुआ। सवाल ने क्या दे दी है, सवाल ने क्या दे दी है, फेयर वैल्यू ऑफ, कोई रिटेन्ड अर्निंग वगैरह, शेयर कैपिटल, शेयर प्रीमियम गिवन है नहीं, फेयर वैल्यू ऑफ नेट एसेट्स ब्रेक करके दिया, कोई मसला नहीं। 200 प्लस 15 कितनी, सबर यकम जुलाई को हमने सब्सिडरी को खरीदा है, सब्सिडरी का सॉफ्टवेयर पिछले साल हमारे पास नहीं पड़ा था,
एक्वायर हो गया, एक्वायर हो गया। सब्सिडरी का एसेट हमारे पास नहीं पड़ा था, क्या हो गया? क्या फील कर रहे हैं कि मैंने सब्सिडरी को खरीदा है तो उसकी सारी चीजें भी खरीद ली? जब आप कोई गाड़ी खरीदते हैं उसके टायर भी आ गए, सारी चीजें आ गई। तो जब मैंने सब्सिडरी को खरीदा तो उसकी लैंड बिल्डिंग प्लांट मशीनरी भी खरीद ली और उसके सॉफ्टवेयर भी खरीद लिए। तो क्या मेरे एंगल से, पेरेंट के एंगल से, क्या ये एडिशन नहीं है? ऑन यकम जनवरी वी एक्वायर्ड, तो मेरे एंगल से दिस इज नॉट ओपनिंग। पिछले साल सब्सिडरी नहीं थी मेरी, हाँ पिछले साल मेरे लाइसेंस मेरे थे, मेरे लाइसेंस, लेकिन सब्सिडरी के तो एसेट अब मेरे बने हैं। चलें, गुडविल शेड्यूल निकाल लूंगा मैं, उधर ही रखो कैमरा, नोट करें। ओके, in respect of acquisition of subsidiary, इधर ले आओ। In respect of acquisition of subsidiary, following information is also, कुछ बच्चे समझते हैं ये जो फिगर्स हैं मैं पढ़ी हैं वो फिर ऑल्सो का लफ्ज़ नहीं पढ़ते ना, ये मसला होता है। तो ये जो नीचे वाला डेटा है इसमें नहीं पढ़ा हुआ। इन दिस रिस्पेक्ट फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल। पहला बुलेट, अटेंटिव रहें। टिल एक्विजिशन डेट, यकम जुलाई 17 तक सब्सिडरी R&D की है 80 मिलियन की ऑन अ प्रोडक्ट ABC। सब्सिडरी हैड नॉट रिकॉर्डेड दिस एज एन एसेट, सब्सिडरी ने इसको एसेट रिकॉर्ड नहीं किया। अच्छा, सब्सिडरी ब्रांड, मेथड, पब्लिशिंग टाइटल और कस्टमर लिस्ट को एसेट रिकॉर्ड नहीं करती अगर सब्सिडरी के लिए इंटरनली जनरेट हो, लेकिन ये इन चारों में से कुछ नहीं है। ये कोई प्रोडक्ट है जिसका नाम ABC है, ये कोई फॉर्मूला होगा, कोई डिजाइन होगा चीज बनाने का, इसको सब्सिडरी ने अपनी किताबों में क्यों नहीं शो किया? इस लाइन का मतलब मैं आपको बता दूं, इस लाइन का मतलब है BV0। इस लाइन का मतलब क्या है? ML had not recorded this as an asset बिकॉज ये R&D बुरी वाली चल रही है। R तो होती ही खर्चा है, D भी बुरी वाली चल रही है। तो मोहतरम ये वो वाला इंटरनली जनरेटेड कोई एसेट है जो ब्रांड, कस्टमर लिस्ट, पब्लिशिंग टाइटल में एसेट नहीं है, बट ये R&D बुरी वाली है। 80 तो भाई हमने परेशान करने के लिए दिया था ताकि आप इसको कैरिंग अमाउंट लेते। 80 तो उसने परेशान करने के लिए दिया था, इसको तो बच्चों ने कैरिंग अमाउंट ले लिया था। 80 इज नॉट कैरिंग अमाउंट, 80 इज चार्ज टू P&L, वो तो ऑलरेडी P&L में जा चुका है। कैरिंग अमाउंट होती है बैलेंस शीट में जो फिगर आ रही है। तो जिस दिन हमने सऊदी किंग से सब्सिडरी बाय की, उस दिन सब्सिडरी की किताबों में जो R&D आ रही थी वो बैलेंस शीट में कितने पे आ रही थी? 0। तो एक्विजिशन डेट तक, यानी साल के पहले दिन तक, पिछले सालों में ML ने R&D की 80 मिलियन की। हमने पूछा ये बैलेंस शीट में उसने शो की हुई है? ML हैड नॉट रिकॉर्डेड दिस एज बैलेंस शीट में इसने शो नहीं की हुई, तो कहां डाली होगी? बट ठीक है, फिर फर्क करें, बिकॉज क्राइटेरिया ऑफ रिकॉर्डिंग इज नॉट मेट। सो एट एक्विजिशन डेट आपने BV को फेयर वैल्यू से कंपेयर करना होता है। BV मींस अमाउंट अपीयरिंग इन बैलेंस शीट। लेकिन जब पेरेंट के ओनर्स ने देखा, पेरेंट के ओनर्स ने कहा क्या कमाल चीज है, हम तुम्हें मशवरा देके देखना इस चीज की क्या कीमत निकला। जबरदस्त। ऑन डेट ऑफ एक्विजिशन पेरेंट ने कहा है भाईजान ये कमाल चीज तुम लोगों ने बना दी है, तुम्हारी नजर में फारग चीज थी, हमारी नजर में कमाल चीज है। अब बता दें पेरेंट की एंगल से देखें तो ये तो कीमती चीज है, कितने की है? तो कंसोलिडेशन का स्टैंडर्ड कहता है कि पेरेंट के एंगल से चीजों को सोचो और किस पे ले आओ। कितना जवाब आ गया? 95 जवाब। एंट्री मेरे ख्याल से इसकी बनेगी इनटेंजिबल एसेट डेबिट और सरप्लस इन वर्किंग 1 क्रेडिट, क्योंकि वर्किंग 1 में ही सरप्लस लेके जाना है। सरप्लस में वर्किंग
अच्छा यार छोड़ो, सरप्लस इन वर्किंग वन, एडजस्टमेंट वाली। चलो ठीक है, काम करते हैं, लाइसेंस वाली वर्किंग को काट के वर्किंग जीरो कर दें, इसको वर्किंग वन कर दें। लाइसेंस वाली वर्किंग को काट के वर्किंग जीरो कर दें। हम कौन से इतने अच्छे हैं कि यहाँ रेफरेंस दे दिए थे साथ साथ? हम कौन से इतने अच्छे हैं कि साथ रेफरेंस दिए हुए हैं? तो वर्किंग वन लाइसेंस वाली को जीरो कर दें, इसको वर्किंग वन ही रखें। तो इनटेंजिबल एसेट डेबिट, सरप्लस इन वर्किंग वन क्रेडिट। करवाएंगे 95 की एंट्री। इनटेंजिबल डेबिट, जल्दी 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 कराएं। इनटेंजिबल डेबिट प्रोडक्ट एबीसी, इनटेंजिबल डेबिट कितना कितना कितना? इनटेंजिबल डेबिट प्रोडक्ट के नाम से, और सरप्लस इन वर्किंग वन क्रेडिट एबीसी प्रोडक्ट के ऊपर कितना? सर ये क्या हो रहा है, फेयर वैल्यू तो उसने दे दी थी। हाँ, ये फेयर वैल्यू भी उसने अभी अधूरी दी हुई थी। इंशाल्लाह मैं थोड़ी देर में सही वाली फेयर वैल्यू नेट एसेट्स की निकाल लेता हूं, क्योंकि फेयर वैल्यू नेट एसेट्स की देने के बाद उसने ऑल्सो क्लास डाल के और भी फेयर वैल्यूज देना चाह रहा है, तो इसलिए मैं इंशाल्लाह इसको सेट मट करके टोटल फेयर वैल्यू निकाल लूंगा, ताकि गुडविल एंड पे निकला। चले जी, नोट करें, एंट्री बताएं जल्दी जल्दी। बैलेंस, यार बैलेंस शीट में कैसे लेके जाऊं? बैलेंस शीट में बना ही नहीं रहा, नोट बना रहा हूं, तो मैं बैलेंस शीट तो बना ही नहीं रहा। एंट्री तो लें, इनटेंजिबल इन बैलेंस शीट डेबिट, रिवैल्यूएशन सरप्लस इन वर्किंग वन क्रेडिट। ये एडजस्टमेंट आजकल आई के बहुत पूछ रहे हैं, क्योंकि बच्चे 80 और 95 का डिफरेंस लेते हैं। 80 सवाल में है जी, पूछें। बुक वैल्यू क्या होती है? P&L में फिगर कितने पे गई या बैलेंस शीट में? बैलेंस शीट। जब कोई रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्वायर करता है तो वो उसको कैपिटलाइज करता है, यानी उसके लिए तो वो इंटेंजिबल होती है। तो सर जब इसने अगर पेरेंट ने उसको एक्वायर किया तो फिर उसके लिए इंटेंजिबल बन जाएगी, तो वो 80 मिलियन भी नहीं आ रही होगी बुक्स में? नहीं नहीं नहीं, पेरेंट तो सब्सिडरी की बैलेंस शीट में नजर मारेगा। पेरेंट जब कंसोलिडेशन में जब चीजें एक्वायर की जाती है ना, तो जो एक्वायर्ड होते हैं वो जो उसकी वैल्यू समझते हैं उस पर रिकॉर्ड करते हैं। आप लोग अगले से नहीं पूछते कि तुमने चीज पे कितना खर्च किया, आप ये सोचते हैं कि मैं इससे क्या ले सकता हूँ, आप अपने एंगल से सोचते हैं। सर ये हम इधर सब्सिडरी की वर्किंग कर रहे हैं, जो बुक वैल्यू नहीं 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 नहीं, सब्सिडरी के एसेट्स सब्सिडरी की बैलेंस शीट में कितने पे नजर आ रहे थे? ये पेरेंट का कंसोलिडेशन कौन करता है? ये वर्किंग वन कौन करता है? पहली वो आपने क्लासें ली हुई है, पेरेंट का अकाउंटेंट। पेरेंट के अकाउंटेंट ने सब्सिडरी की बैलेंस शीट मंगवाई, सब्सिडरी की बैलेंस शीट में नजर मारी, ऐसा नजर नहीं आ रहा था क्योंकि वो कहते हैं R&D बुरी वाली चल रही है, तो पेरेंट के सर ने कहा बुक वैल्यू जीरो। पेरेंट का अकाउंटेंट पेरेंट के डायरेक्टर्स के पास गया, सर ये चीज है इनकी कोई बेजान सी चीज है, पता नहीं आप लोगों। डायरेक्टर्स ने कहा यार ये तो वो चीज बना रहे हैं जो मैंने सोचा था, मेरे ख्याल से 95 मिलियन इसकी फेयर वैल्यू है। पेरेंट के डायरेक्टर्स की नजर में ये इसकी फेयर वैल्यू है, लेकिन सब्सिडरी ने शो नहीं की भी अपनी बुक्स में। तो पेरेंट का अकाउंटेंट एंट्री करेगा कंसोलिडेशन पर्पस के लिए, इंटेंजिबल एसेट डेबिट, सरप्लस इन वर्किंग वन क्रेडिट, एंड इट वाज वेरी सिंपल एंट्री। ओके नेक्स्ट, आगे चलें जी। ऑन एक्विजिशन डेट, ऑन एक्विजिशन डेट, एक्विजिशन डेट वाली सारी चीजें वर्किंग वन में जाती हैं। फेयर वैल्यू ऑफ ML कस्टमर लिस्ट वाज असेस्ड एट 20 मिलियन। सर इस दफा पेपर आया, उसने सिर्फ फेयर वैल्यू बताई थी, कस्टमर लिस्ट की बुक वैल्यू बताई नहीं। इस दफा पेपर आया, उसने सिर्फ फेयर वैल्यू बताई थी, ऊपर वाली एडजस्टमेंट में दोनों बता रहा था। बाइजन सब्सिडरी की सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में कस्टमर लिस्ट, ब्रांड और मेथड और पब्लिशिंग टाइटल इंटरनली जनरेटेड वाला नहीं आता। सर आपको कैसे पता चला ये कस्टमर लिस्ट सब्सिडरी की इंटरनली जनरेटेड है? ML's कस्टमर लिस्ट, माजरत एंड पे पता नहीं क्या हो गया था। ML's कस्टमर लिस्ट ये सब्सिडरी की इंटरनली जनरेटेड है। ML के अपने कस्टमर्स की लिस्ट, तो ये कौन सी लिस्ट है? इंटरनली जनरेटेड, सब्सिडरी के एंगल से इंटरनली जनरेटेड। सब्सिडरी की बैलेंस शीट जिस वक्त आई होगी, सब्सिडरी की बैलेंस शीट जिस वक्त आई होगी, किसके हाथ में?
सब्सिडरी की बैलेंस शीट जिस वक्त आई होगी किसके हाथ में, पेरेंट के हाथ में, तो क्या सब्सिडरी की इंटरनली जनरेटेड कस्टमर लिस्ट नजर आ रही होगी उसको? नहीं नजर आ रही होगी। तो व्हाट इज बुक वैल्यू? 0। ये सवाल ने तो नहीं बताई, लेकिन हमें IS 38 आता है। आप बता दें सरप्लस, इंटेंजिबल डेबिट, रिवैल्यूएशन सरप्लस इन वर्किंग वन क्रेडिट। जी जी, कैसे, कौन सी रिटेन अर्निंग पे? पिछली वाली एडजस्टमेंट की बात कर रहे हो? पिछली वाली या इसकी? हाँ, तो वो रिटेन अर्निंग पे हम उसकी रिटेन अर्निंग में जान पैदा कर देते हैं, इस तरह समझ लो, 90 डाल के हमें जान पैदा कर दो, 95। अच्छा जी, चलें जी, एंट्री करें। बोल बोल बोलो 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 बोलो। इनटेंजिबल एसेट और तरीका है, CL लिख लें, CL लिख लें। अब मेरे पास जगह खत्म हो रही है, मुझे लग रहा है, दिल दर्द कर रहा है। कस्टमर लिस्ट, कस्टमर लिस्ट कितने जी? 20 से। एक्वायर्ड या इंटरनली जनरेटेड? हमने तो एक्वायर की है ना, P ग्रुप के लिए तो ये एक्वायर्ड है। चलें जी, इंटरनली जनरेटेड कस्टमर लिस्ट उसके लिए थी, हमारे लिए परचेज्ड है। कस्टमर लिस्ट डेबिट और रिवैल्यूएशन सरप्लस इन वर्किंग वन कितना? 20। अब मोहतरम, शायद मेरा सही वाला फेयर वैल्यू ऑफ नेट एसेट्स आ गई है। अब सही वाली, इससे पहले भी फेयर वैल्यू ऑफ नेट एसेट्स थी, इसके बाद भी फेयर वैल्यू ऑफ नेट एसेट्स है। सर ये क्या हो रहा है? शायद पीपी के भी कोई रिवैल्यूएशन सरप्लस थे, लेकिन वो इसने इसलिए नहीं बताया कि पीपी का नोट नहीं मांगा, इंटेंजिबल का नोट मांगा है। लेट मी रिपीट, आपके जहनों में ना घर में जाकर सवाल आएगा कि सर ने इसके साथ भी फेयर वैल्यू ऑफ नेट एसेट्स लिखा था, सर ने इसके साथ भी फेयर वैल्यू ऑफ नेट एसेट्स लिखा था, तो ये कौन से पे नेट एसेट्स की फेयर वैल्यू थी? शायद कोई लैंड बिल्डिंग का भी सरप्लस होगा, जो सवाल वाले ने हमें इसलिए नहीं बताया कि उसने IS 16 का आज नोट नहीं मांगा हुआ। तो एक और चीज के साथ उसने ना ऑल्सो लिख दिया था। ऑल्सो बड़ी कमाल की चीज थी। जिन्होंने ऑल्सो नहीं पढ़ा था ना, उन्होंने समझा था ये एडजस्टमेंट शायद हुई नहीं है, लेकिन इतना आप लोग नहीं समझते, आप लोग एडजस्टमेंट पढ़ के कुछ ना कुछ करते ही हैं वैसे। तो ऑल्सो का मतलब इनके अलावा भी कुछ मैं बताना चाह रहा हूं आपको। तो जो इनके अलावा उसने बताया वो फिर मैंने अलग से पोस्ट कर लिया। अब मेरी फाइनल, अल्हम्दुलिल्लाह मैं कह सकता हूं ये क्वेश्चन वाली है और ये फाइनल है जो मैं निकालना चाह रहा था। सो व्हाट इज फाइनली द फेयर वैल्यू ऑफ नेट एसेट? 1860। अब आप मुझे बताएं NCI कितनी है? 0 क्यों है? अच्छा 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 अच्छा, हाँ, एंटायर शेयर होल्डर, एंटायर शेयर। कितनों को फील होगा था कि मुझे ये बात भूल गई हुई थी? नहीं भूली हुई थी, सही है, ड्रामा सही हो गया आपका। अच्छा जी, आप बताएं 1950 और 1860 का डिफरेंस बता दें। 90। नेगेटिव गुडविल, पॉजिटिव गुडविल? पॉजिटिव गुडविल। जी जी बोलें जल्दी, एंट्री बोलें। एडजस्टमेंट अकाउंट क्रेडिट, गुडविल डेबिट, गुडविल डेबिट। तो सब्सिडरी लिए, क्या क्या ले लिया? इसके तो इंटेंजिबल नहीं मुक रहे। हाँ, ये क्या होता है? इंटेंजिबल, गुडविल, अचीवेबल। वालिदैन वैसे फख्र करते होंगे, मेरा बेटा कॉलेज में भी पढ़ता है, फिर कॉलेज में एक्स्ट्रा भी पढ़ता है, फिर घर आके भी पढ़ता है, फिर रात को आंख खुल जाए फिर पढ़ रहा होता है। चलें जी आगे। अच्छा, वैसे ये सवाल अगर ना हुआ होता तो आप कर कुछ लेते पेपर में? कोई हल्के फुल्के फिगर सॉफ्टवेयर 200 रुपये का तो डाल देना था आप लोगों ने। ओके, ये भाईजान थोड़ा सा उसने कंसोलिडेशन का टच करा के आगे तो सारा फिर वो IS 38 की पुरानी बातें शुरू हो गई हैं। IS 38 की जी पुरानी बातें शुरू करें। पुरानी ML इनकर्ड फॉलोइंग एक्सपेंडिचर ऑन दिस प्रोजेक्ट। यार ये वैसे दिस प्रोजेक्ट का लफ्ज़ इसको लिखना नहीं चाहिए था, ये क्योंकि ये वाला बुलेट फौरन ऊपर आ रहा है, तो दिस प्रोजेक्ट से मुराद फिर ये प्रोजेक्ट है शायद।
यही वाला ना, ये वाला, यही प्रोजेक्ट होगा। और कौन सा है? और कोई है नहीं प्रोजेक्ट ऊपर, कस्टमर लिस्ट तो प्रोजेक्ट नहीं होता। ML incurred following expenditure on this project from यकम जुलाई। अब ये पेरेंट खर्चे कर रहा है इसके ऊपर, पेरेंट ने इसके ऊपर खर्चे किए हैं टिल लॉन्चिंग डेट। ओहो, ये ABC लिखा हुआ ना यार, ABC लिखा हुआ, ABC के ऊपर पेरेंट ने ये खर्चे किए हैं। अब तो इन पे फिर R&D में ढूंढना पड़ेगा क्या कैपिटलाइज करना है, क्या एक्सपेंस करना है। इस सारे डेटे में ना हर दफा कोई इक्का दुक्का चीज वो तंग करने के लिए देता है, और वो देगा आपको भी कोई ना कोई इक्का दुक्का नई चीज देगा तंग करने के लिए। तो इसमें से पकड़ लें 90% चीजें आप सही पकड़ लेंगे, क्या कैपिटलाइज करनी है, क्या एक्सपेंस आउट करनी है। एक्सपेंस में डाल दें प्रोडक्ट डिजाइनिंग, कुछ लोग कह रहे हैं प्रोडक्ट का डिजाइन बन रहा है, ये भी एक्सपेंस में डाल दें। स्टैंडर्ड खोल लेते हैं, लेकिन मुझे कैपिटलाइज करने दें फिलहाल। कॉस्ट ऑफ पायलट प्लांट कैपिटलाइज। ऑब्वियसली पायलट प्लांट होता ही वो है जो कमर्शियल प्रोडक्शन कर ना सके। अगर प्लांट कमर्शियल प्रोडक्शन वाला है वो तो पीपीई है। मैंने आपको कहा था ये जो पायलट प्लांट होते हैं ये प्लांट होते हैं, लेकिन इसको इंटेंजिबल कहते हैं फिर भी, क्योंकि ये हेल्प कर रहा होता है हमारी प्रोडक्ट बनाने के लिए। नेक्स्ट, पायलट प्लांट टचेबल है, बट अभी मैं जाके दिखाता हूं आपको, डेवलपमेंट के एग्जांपल्स में दिया हुआ है, इसलिए इसको इंटेंजिबल में हम डालते हैं। रिफाइनमेंट ऑफ प्रोडक्ट बिफोर कमर्शियल प्रोडक्शन, कमर्शियल प्रोडक्शन में जाने से पहले प्रोडक्ट में थोड़ी रिफाइनमेंट करा, कैपिटलाइज। रिफाइनमेंट तो होती है चीज को काबिल इस्तेमाल हालत में लाने के लिए। ट्रेनिंग तो हमेशा एक्सपेंस में डालनी है। टेस्ट रन नहीं, टेस्ट रन कैपिटलाइज होती है, टेस्ट रन नहीं एक्सपेंस में जाती। दो चीजें एक्सपेंस में जाती हैं, ट्रेनिंग और एडवर्टाइजमेंट। तो ये वो है, टेस्टिंग है, टेस्टिंग क्या होगी, कैपिटलाइज। थोड़ा सा ना अजीब सा फिक्रा उसने दिया था, ये वाला फिक्रा तो आसान था। लॉन्चिंग होती है एडवर्टाइजमेंट, लॉन्चिंग सेरेमनी, ये तो एक्सपेंस में जानी है। लेकिन पता नहीं पागल फैक्ट्री के खर्चे क्यों दे रहे हैं जहां पे वो इंटेंजिबल बन रहा है। लैब बंद होके चली गए हैं साइंटिस्ट, और प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के अंदर कोई मटेरियल लेबर वगैरह से अब ये चीजें बन रही हैं। हो सकता है बोतल हो, उसका फार्मूला दे दिया हो, अब फार्मूले के बाद बोतलों के लिए जो मटेरियल है और बोतलें खरीदी जा रही हैं वो प्रोडक्शन फैक्ट्री के खर्चे दे रहे हैं। ये तो इन एनी केस कॉस्ट ऑफ सेल में शायद जाए बिजनेस की, इसका इंटेंजिबल से ताल्लुक नहीं है। लेकिन अगर हमें ये नहीं भी पता चला था तो अलग अलग दिया ही नहीं हुआ। लॉन्चिंग तो एक्सपेंस में ही जाती है, और ये प्रोडक्शन के खर्चे भाईजान कॉस्ट ऑफ सेल में जाते हैं, ये इंटेंजिबल के नहीं होते, ये फैक्ट्री के खर्चे हैं। इसको क्या कर दें, एक्सपेंस। अब मैंने आपको इधर देखें, एक मिनट, ये तो नहीं दिखाना, ये आपको पता है, ये भी आपको पता है, ट्रेनिंग टेस्टिंग भी आपको पता है, लॉन्चिंग भी आपको पता है। रिफाइनमेंट तो जनरल अकल की बेस पे डिसाइड होना था। ये दो चीज़ें स्टैंडर्ड से मैं आपको ढूंढ देता हूँ, ये दो चीज़ें मैं आपको स्टैंडर्ड से ढूंढ देता हूँ। प्रोडक्ट डिज़ाइन, क्योंकि कुछ चीज़ें स्टैंडर्ड खोल के पता चलेंगी, कुछ स्टैंडर्ड खोले बगैर। कॉस्ट ऑफ पायलट प्लांट इसलिए स्टैंडर्ड से खोल के दे रहा हूँ कि भूला हुआ, वरना कॉस्ट ऑफ पायलट प्लांट इज ऑलवेज अ कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो थोड़ी देर के लिए एज्यूम करें घर में वो बिस्तर जिसके साथ टेबल है, उस टेबल पे किताब पड़ी हुई है, वो किताब आप खोल रहे हैं और आप पेज नंबर 192 पे पहुंच गए हैं। डेवलपमेंट एक्टिविटीज आर कंस्ट्रक्शन ऑफ पायलट प्लांट, ऑपरेशन, डिजाइन। पायलट प्लांट खुद टचेबल है, बट डेवलपमेंट की वजह से ये कैपिटलाइज होता है एज अ इंटेंजिबल। पहली बात ये होगी। ये जो प्रोडक्ट डिजाइन था ना, प्रोडक्ट डिजाइन खींच तान के कोई ढूंढ, असल में प्रोडक्ट डिजाइन ही तो मेन चीज होती है जो इंटेंजिबल होती है। लेकिन कुछ लोग खींच तान के ना, बच्चे ऐसे क्लास के बाद आते हैं, प्रोडक्ट डिजाइन मैंने यहाँ ढूंढ लिया, प्रोडक्ट डिजाइन रिसर्च में डाल दें सर, देखी जाएगी। नहीं नहीं, ये प्रोडक्ट डिजाइन है, फिक्रा मिला के पढ़े ना। इट इज अ डिजाइन ऑफ पॉसिबल ऑल्टरनेटिव्स फॉर न्यू प्रोडक्ट। न्यू प्रोडक्ट के पॉसिबल ऑल्टरनेटिव्स की डिजाइनिंग हो रही है। लेकिन अगर प्रोडक्ट की खुद डिजाइनिंग शुरू हो जाए,
ये तो ऑल्टरनेटिव्स की डिजाइनिंग हो रही है ना। अगर प्रोडक्ट की खुद डिजाइनिंग शुरू हो जाए तो वो खींचतान के मैं आपको इधर भी ढूंढवा देता हूं, फिर प्रोडक्ट डिजाइन में इधर भी ढूंढवा दिया आपको। तो अब वो कौन सा वाला प्रोडक्ट डिजाइन है? ऊपर वाला प्रोडक्ट डिजाइन है, नीचे वाला प्रोडक्ट डिजाइन है। लिखा तो नहीं हुआ फॉर पॉसिबल ऑल्टरनेटिव, या लिखा तो नहीं हुआ कि चूज ऑल्टरनेटिव। अब नहीं लिखा हुआ तो मेरे ख्याल से पॉसिबल ऑल्टरनेटिव रहने दें, चूज ऑन ऑल्टरनेटिव ही ले लें, ज्यादा बेहतर है, क्योंकि प्रोडक्ट डिजाइन ही तो असल चीज है जो आपने डिजाइन करनी है। तो डेट्स वाई डाला, लेकिन कोई मसला नहीं यार, इक्का दुक्का एडजस्टमेंट आ जाती है पेपर में ऐसी, छोड़ने पर इसकी टेंशन। तो डिस्कशन होगी, ये हमारी कैपिटलाइज करनी है। अब आप जमा कर दे जरा मुझे इसको, इसको, इसको और इसको। कितना हो गया? 70। लेकिन इसको ना डालिएगा आप इंटरनली जनरेट में, एक्वायर्ड में नहीं, इंटरनली जनरेट। कितना? 70। परचेज ही है, लेकिन परचेज पिछला वाला था जो हमने उसका खरीदा था, ये हमने खुद खर्चा किया, इंटरनली जनरेट है, एडिशन में डाल देंगे। नहीं नहीं, वर्किंग के बगैर नहीं करना। इस 70 पे आप स्टार डालेंगे पेपर में, और स्टार डाल के आप लिखेंगे क्या क्या जमा किया। इसका फायदा क्या होगा? अगर आप कोई गलत चीज जमा करेंगे सिर्फ उसके मार्क्स काटेगा, और अगर आप कोई गलत चीज जमा करेंगे, अगर आपने वैसे ही लिख दिया 72, तो वो मल्टीपल ऑप्शंस देख के ढूंढेगा नहीं कि अच्छा इसको जमा करके देखो 72 आता है नहीं, इसको जमा करके देखो 72, इतना बेला तो नहीं है। तो इसलिए 70 की वर्किंग शो करेंगे, स्टार डाल के शो कर दें शायद। क्या क्या? 12 प्लस अब जब ये देखेगा ना एग्जामिनर, इसमें कोई एक चीज आपने और डाली होगी, तो वो देखेगा ओह या बेगम खैर है, इसको ज्यादा तंग नहीं करते हम। एग्जामिनर की बेगम पास बैठी होती है। अच्छा अच्छा चलें जी इसलिए पेपर सही चेक करता है, खुश खुश दम होता है ना। नहीं कोई मसला नहीं, मैं भी आज ताज़ा दम सही नाश्ता करके आया हूँ। ओके, पॉइंट नंबर 4। पॉइंट नंबर 4 करें ना जल्दी, पॉइंट नंबर 4। द फेयर वैल्यू ऑफ पेरेंट की कस्टमर लिस्ट इज 35 मिलियन। द फेयर वैल्यू ऑफ पेरेंट की कस्टमर लिस्ट, ये सब्सिडरी की थी, ये पेरेंट की कस्टमर लिस्ट कितनी? 30। हाँ, ये पेरेंट की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं, चाहे कंसोलिडेटेड है उससे फर्क नहीं पड़ता, है तो पेरेंट की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है, क्योंकि पेरेंट का अकाउंटेंट बना रहा है। पेरेंट की कस्टमर लिस्ट कभी भी इंटेंजिबल के तौर पे शो नहीं कर सकते। हाँ, सब्सिडरी की कस्टमर लिस्ट सब्सिडरी की सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट में इंटेंजिबल नहीं थी, कंसोलिडेशन में बन गई। लेकिन पेरेंट की अपनी कस्टमर लिस्ट, पेरेंट का अपना ब्रांड, पेरेंट का अपना मेथड, पेरेंट का अपना पब्लिशिंग टाइटल, खुदा के लिए कभी यहां शो ना कर दीजिएगा, क्योंकि पेरेंट के अपनी चीजों पे तो वही रूल लगने हैं। तो लिखें ये पेरेंट की अपनी कस्टमर लिस्ट है, ये नहीं बैलेंस शीट में आएगी। तो सब्सिडरी की तो परचेज वाली थी ना। मैं अब बिल्कुल टाइम ज़ाया नहीं करूँगा, ऐसी पॉइंट 6 पे जिसने टाइम लगवाना है ना, उसके मैं हाथ जोड़ रहा हूँ, किसी से जाके पॉइंट 6 समझ ले। मुझे जल्दी से पॉइंट 6 में बता दें कि मैं सबसे पहले क्या करूँ। सबसे पहले मुझे अमोर्टाइजेशन निकलवा दें। अमोर्टाइजेशन ऑन ओपनिंग एक्सक्लूडिंग डिस्पोजल,
ओपनिंग तो नहीं है शायद, एडिशन ही है, तो फिर क्या करें, इसको ज़ीरो लिख दें, ज़ीरो लिख दें, ज़ीरो लिख दें। ओपनिंग तो नहीं है ना यार, सॉफ्टवेयर ओपनिंग नहीं है, ओपनिंग नहीं है। अगर मैं ओपनिंग लिखूंगा तो वही तो फटे पड़ जाएंगे, क्यों ओपनिंग सॉफ्टवेयर कहाँ है, तो फिर इसको एडिशन ही लिख दें। लेकिन इसी में से डिस्पोजल भी हो रही है, टैकल कर लेंगे, इसी में से डिस्पोजल भी हो रही है। अब एक लाइन ऊपर सवाल में दी हुई है कि ये 200 मिलियन के हैं, हर एक 100 मिलियन का है, यानी हर एक 100 रुपए का है। तो ओहो, इस लाइन में तो कहीं भी नहीं जाना, इसलिए नहीं जाना कि सेल प्राइस का मैंने क्या करना है, मैंने कोई टी अकाउंट बना के डिस्पोजल का गेन लॉस निकालना है, बाढ़ में जाए 110, 110 का मैंने क्या करना है, कुछ भी नहीं करना। 110 का तो बेचे है ना, अगर IAS 12 का सवाल होता तो डिस्पोजल का टी अकाउंट बना के अकाउंटिंग वालों का गेन लॉस निकाल लेता, लेकिन बेचा कितने का फारक करें। ML सोल्ड वन ऑफ सॉफ्टवेयर। अब सादे सी बात बता दें, एक सॉफ्टवेयर 9 महीने यूज हुआ है और दूसरा पूरा साल, तो मेरे ख्याल से ऐसा कर लेते हैं कि एक को एडिशन में डाल देते हैं, हालांकि हैं वैसे दोनों ही एडिशन में, एक को एडिशन में डाल दें, एक को डिस्पोजल में डाल के डेप्रिशिएट कर दें, जो आपको पसंद आ रहा है। एडिशन में दोनों भी डाल सकते हैं, लेकिन डेप्रिशिएशन फिर अलग से निकाल लीजिएगा। असल में जो एडिशन हुआ है वही डिस्पोजल होगी है ना, क्योंकि हमारे साल एडिशन ही है। तो जो सॉफ्टवेयर पूरा साल चला, लाइफ तो एक ही दी हुई है, और जो सॉफ्टवेयर 3 महीने 9 महीने चला 17.5। व्हाट इज दिस, एंट्री एंट्री एंट्री, अमोर्टाइजेशन डेबिट, एक्यूमुलेटेड अमोर्टाइजेशन क्रेडिट, कितने से, डन। ओके, अब डिस्पोजल रिकॉर्ड करनी है, डिस्पोजल की एंट्री कहाँ है, एंट्री बता दें, एंट्री बता दें। नहीं, एसेट अकाउंट बुक वैल्यू पे नहीं, कभी भी नहीं, नेवर। वैसे तो यार सीधी सीधी फिगर दें, आप क्या तंग कर रहे हैं। 7.5 100 जरूरत नहीं है वैसे कैश की। गेन लॉस क्या निकालना, टाइम ज़्यादा क्यों करना है, पेपर में गेन लॉस ना निकालना, बैठ जाइएगा। तो एसेट से कितना बाहर फेंकें, और अक्यूमुलेटेड अमोर्टाइजेशन से 7.5। एसेट अकाउंट को क्रेडिट कर दें 100 से, और थोड़ा जो थे होना, और अक्यूमुलेटेड अमोर्टाइजेशन 17.5 थी, इसमें से मेरे ख्याल से 7.5 को फारक कर दें, बिकॉज 7.5 वाला एसेट हमारा चला गया। 110 मैंने क्यों नहीं नोट में डाला, उसके साथ ना एसेट का लफ्ज है ना अक्यूमुलेटेड अमोर्टाइजेशन का लफ्ज है, वो क्या, दो में से एक बिक गया। लो पाजी, गुडविल इंपेयर होगी। ग्रुप फॉलोज द रिवैल्यूएशन मॉडल फॉर लाइसेंसेस वेयर इज कॉस्ट मॉडल फॉर अदर एसेट्स। ओके, गुडविल इंपेयर होगी 20%। छोड़े परे, बस कैलकुलेटर पे बता दें, कैलकुलेटर पे बता दें यार, इधर मेरे पास अब टाइम नहीं है, इधर ही मुझे लिखने दें। पेपर एक दफ़ा एग्जामिनर ने भी ऐसा किया था, अक्यूमुलेटेड इम्पेयरमेंट लॉस, अमोर्टाइजेशन के साथ इम्पेयरमेंट। गुडविल कितनी है, 90, 9 2 बार 18, तो 90 20 18 की अमोर्टाइजेशन आ गई, किसकी, इम्पेयरमेंट की, इम्पेयरमेंट आ गई, इम्पेयरमेंट आ गई, 18 की इम्पेयरमेंट लॉस आ गया गुडविल पे। ओके, नाउ सवाल में 3 चीजें पड़ी हुई हैं और 2 चीजें उधर ही पड़ी हुई हैं, प्रोडक्ट और कस्टमर लिस्ट। प्रोडक्ट और, जी भाईजान, जब कस्टमर लिस्ट परचेज्ड है और सवाल में लिखा हुआ है रिमेनिंग लाइफ ऑफ ऑल इंटेंजिबल्स इज 10, तो फिर कस्टमर लिस्ट भी आप अमोर्टाइज करें और आप प्रोडक्ट भी अमोर्टाइज करें, प्रोडक्ट भी अमोर्टाइज करें, तो सारी चीजें अमोर्टाइज करें। मेरे ख्याल से प्रोडक्ट तो मुकम्मल भी हो गई है शायद, देख के आए प्रोडक्ट तो, हाँ हाँ बिल्कुल, जब हम मई को लॉन्च कर दिया, 2 महीने की अमोर्टाइजेशन आएगी इसकी।
तो अगर आप डाटा पे नज़र मारें, आप किस किस की अमाउंट गई है? प्रोडक्ट की और कस्टमर लिस्ट की। पता नहीं वर्किंग नंबर आप केड़ी चल रही है, मुझे नहीं पता। दोनों की अमोर्टाइजेशन निकाल दें। प्रोडक्ट की कॉस्ट 95 प्लस 7 डिवाइडेड बाय 10, सारे इंटेंजिबल्स की लाइफ 10 है, मल्टीप्लाइड बाय 2 बाय 12, 2.75। व्हाट इज दिस? प्रोडक्ट की अमोर्टाइजेशन। कस्टमर लिस्ट किस दिन खरीदी है? जब सब्सिडरी खरीदी है। सब्सिडरी कब खरीदी है? साल के पहले दिन। तो फिर मंथ्स बेस पे पोर्शन करें या बस ऐसे ही निकाल दें? मोटा ऐसे निकलवाएं। 20 डिवाइडेड बाय 10 क्या? 2। ये किसकी बात हो रही है? और ये किसकी बात हो रही थी? ABC की। कस्टमर लिस्ट 2। बस अब टोटल्स करने हैं, वो आप खुद ही कर लीजिएगा। याद रखिएगा, प्रोडक्ट ABC को मैंने इसलिए 2 महीने पे अमोर्टाइज किया कि प्रोजेक्ट ABC पे खुद हमने रिसर्च डेवलपमेंट किया आगे। तो फिर जब खुद रिसर्च डेवलपमेंट करें तो जब काबिल इस्तेमाल हालत में आए तब से ऑनवर्ड्स अमोर्टाइज करना होता है। एक सवाल बनाने वाले से गलती हो गई थी, वो ICAP ने भी उसको सही नहीं किया, पता नहीं, वो देख लें। वो असल में गलती ये हुई थी सवाल बनाने वाले से कि इसने एक लाइन लिख दी थी, ऑन 1 जुलाई सारी चीज़ों की लाइफ 10 साल है। हालांकि सवाल बनाने वाले को यह ध्यान रखना चाहिए था कि ये चीज़ तो बनी ही 1 मई को है, तो इसकी 1 जुलाई को लाइफ कैसे मालूम हो सकती है? जब तक चीज़ बने ना उसकी लाइफ पता ही नहीं चल सकती। तो ये शायद थोड़ी सी सवाल बनाने वाले से गलती हुई थी। बहरहाल अब हम क्या कर सकते हैं? तो अगर एक चीज़ आप बना रहे हैं खुद, तो फिर जब बनेगी तभी उसकी लाइफ पता चलेगी ना। तो ये प्लस लिखना थोड़ा अजीब सा था। बाकी चीज़ों में मसला नहीं। सॉफ्टवेयर अल्लाह का शुक्र है साल के पहले दिन हमारे बन गए। सॉफ्टवेयर साल के पहले दिन हमारे बन गए। कस्टमर लिस्ट अल्लाह का शुक्र है साल के पहले दिन हमारी बन गई। लाइसेंस शुक्र है पिछले साल के आखिरी दिन वाले थे। तो ये तो साल के शुरू से अगर इनकी लाइफ 10 साल है तो समझ आ रही है बात। लेकिन ABC की लाइफ अगर साल के शुरू से 10 दिन है तो वो फिर बात समझ नहीं आ रही। 10 साल है, सॉरी, तो ये बात समझ नहीं आ रही। जी जी, एक बस इशू और था, जो आसानी कर दी थी उसने हमारे लिए, टोटल का कॉलम नहीं मांगा। टोटल का कॉलम नहीं मांगा। चलें जी, सफ़ा पलटे। आपसे वादा हुआ था इंशाल्लाह 1 घंटे में आपको फ्री करना है। 55 पे शुरू करवाया था आप लोगों ने, 55 पे ही आपको फ्री करना है। वो चलें जी, क्वेश्चन 14। ये वैसे आपका पहला बैच ऐसा जा रहा है कि जिसमें ये सारे पास्ट पेपर तकरीबन लेटेस्ट एटेम्प्ट्स वाले भी कवर हो रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 14, ज़ोक इनकॉर्पोरेशन इज अ मल्टीनेशनल कंपनी छोड़े आप पे सवाल पूछ लीजिएगा, मेरे से पूछ लीजिएगा थोड़ी देर। ज़ोक इनकॉर्पोरेशन इज अ मल्टीनेशनल कंपनी एज अ पार्ट ऑफ इट्स विजन टू एक्सपैंड इट्स बिजनेस इन साउथ एशिया इट परचेज्ड अ मेजॉरिटी शेयर। मेजॉरिटी शेयर्स होते हैं यानी 50% से ज़्यादा। इट बॉट मेजॉरिटी शेयर्स इन अ लोकली इनकॉर्पोरेटेड कंपनी मोमेन लिमिटेड। फॉलोइंग इज द डिटेल ऑफ एक्विजिशन। पेरेंट ने सब्सिडरी के शेयर खरीदे हैं। डेट ऑफ एक्विजिशन साल का पहला दिन है, चलो ये भी अच्छा हो गया। कितने शेयर खरीदे हैं? 90%। इसको ना ज़रा आसान कर लें, ये तो स्यापा ही है। तो ये रुपीज़ इन मिलियन कर लें, इसको आसान करें ज़रा। ये तो बहुत जज्बाती हो गया। 2009 में सवाल आया था, स्प्रिंग 2009 में। अच्छा,
रुपीज़ इन मिलियन कर लें इसको, 500 मिलियन, 650 मिलियन, 1100 मिलियन। डेट ऑफ एक्विजिशन है, परसेंटेज ऑफ शेयर्स एक्वायर्ड है, टोटल पेड ऑफ कैपिटल है, परचेज प्राइस पर शेयर है, और नेट एसेट्स ऑफ मोमिन पिछले साल के आखिरी दिन, ठीक है, और फेयर वैल्यू ऑफ नेट एसेट्स अदर देन इंटेंजिबल। इतने आगे मत पढ़ें, वर्किंग वन कर दें, 1 मिनट दे रहा हूँ, वर्किंग वन कर दें इस डब्बे में से, कंसोलिडेशन वाली, एडजस्टमेंट अकाउंट बना दें। छोड़ें यार, इस तरह टाइम लग जाएगा। चलें, डेट ऑफ एक्विजिशन साल का पहला दिन, परसेंटेज एक्वायर्ड 90%, टोटल पेड अप कैपिटल ऑफ सब्सिडरी है, सब्सिडरी का टोटल पेड अप कैपिटल कितना, 500 मिलियन। 1 मिनट ना, एक मिनट दे दें, देखते रहे बस। 500 मिलियन शेयर कैपिटल आ गया। ये क्या है, परचेज प्राइस पर शेयर, ये क्या होगा, पेड टू, नहीं फेयर वैल्यू नहीं, परचेज प्राइस पर शेयर भाईजान, पेड टू सऊदी किंग। मैंने एक शेयर सब्सिडरी का कितने में, आज की क्लास नहीं लिया आपने, होमवर्क का सवाल कल वाला किया नहीं था, पिछले लेक्चर वाला कंसोलिडेशन वाला, वो तो ठीक है, वो और बात है। परचेज प्राइस पर शेयर पेड टू सऊदी किंग, सऊदी किंग को ये परचेज प्राइस पे किया, जरूरी नहीं सब्सिडरी के शेयर की फेयर वैल्यू भी हो, कई दफा कंट्रोलिंग इंटरेस्ट महंगा मिलता है। तो ये लफ्ज क्या लिखा हुआ है, परचेज प्राइस। पहले बताएं किससे किया है, सऊदी किंग से, तो परचेज प्राइस उसी को पे किया। तो एक शेयर कितने रुपए में, असल में इन्वेस्टमेंट्स की फिगर नहीं अवेलेबल ना, तो परचेज प्राइस पर शेयर इज 30। अच्छा मुझे क्वांटिटी बता दें कितने शेयर्स हमने, माशाल्लाह ये तो आप लोग अच्छे हो गए हैं, 50 मिलियन शेयर्स इसके टोटल हैं, तो डिवाइडेड बाय नहीं है, डिवाइडेड के चक्कर में वो पड़े, तो इसके टोटल शेयर कितने हैं, 50 मिलियन, उसमें से हमने कितने खरीदे, 45 फॉर 30 पर शेयर, कितने शेयर, 45 मिलियन इंटू 1350। अच्छा यार, अब ये दो चीजें दी हुई हैं, नेट एसेट्स पिछले साल के एंड के, और नेट एसेट्स की फेयर वैल्यू पिछले साल के एंड की होगी, बुक वैल्यू भी दे दी है, नेट एसेट्स की फेयर वैल्यू भी दे दी है। सर आपको कैसे पता चला बुक वैल्यू है, जाहिर बात है वो फेयर वैल्यू होगी तो ये बुक वैल्यू होगी, कौन सी उठा लो, इन दोनों में डिफरेंस होगा रिवैल्यूएशन सरप्लस, लेकिन वो पीपी टाइप की चीजों का होगा, इंटेंजिबल का सवाल है, नहीं दिया हमें। अब दोनों गिवन है आज, अभी पिछले सवाल में दोनों गिवन नहीं थी, उसमें सिर्फ फेयर वैल्यू गिवन थी। पिछले सवाल में देखें, पिछले सवाल में ये लो, इधर क्या दे दी, अब देख लें यार क्या उठानी है, जो जो बेहतर लग रहा है वो उठा लें। ये वाला पेज मैं दिखा दूं आपको, ये भी गिवन है, ये भी गिवन है, क्या उठा लें, फेयर वैल्यू उठा लें। बीच में कोई सरप्लस वगैरह होंगे शायद, लेकिन शायद कोई टेंजिबल के हों, बता नहीं रहा मैं, तो बेहतर है 650 को ना ही उठाएं, 1100 को उठा लें। ओह इसमें तो शेयर कैपिटल भी दिया हुआ था, पता नहीं रिटेन अर्निंग भी होंगी, कोई रिवैल्यूएशन सरप्लस भी होंगे पीपी वगैरह के, लेकिन नहीं डेटा दे रहा हमें, कोई मसला नहीं, इस 500 को मुझे कोई फायदा नहीं हुआ। इधर फिगर खुद निकालें, फिगर खुद निकालें, फेयर वैल्यू ऑफ नेट एसेट्स। लेकिन एक चीज वो कह रहा है कि इसमें सब्सिडरी की कोई इंटेंजिबल्स वगैरह मैंने लिफ्ट नहीं कराई। चलो ठीक है यार, पहले जो है वो तो बताओ ना। इसमें एक चीज बता रहे हैं कि एक दो चीजें हैं, वो मैं आपसे बाद में डलवाऊंगा अलग से। डन? तो ये पिछले सवाल जैसा हो गया, फेयर वैल्यू ऑफ नेट एसेट्स। हाँ जी, अगर नेट एसेट्स, अगर बुक वैल्यू ऑफ नेट एसेट्स लेते जी, वो एक सवाल हम करेंगे।
उसमें बुक वैल्यू नेट फेयर वैल्यू उसने दोनों दी हुई हैं और उसने बताया है द डिफरेंस बिटवीन देम इज ड्यू टू अ प्लांट विच हैड अ सरप्लस ऑफ इतने एंड दैट विल बी डेप्रिशिएटेड ओवर 10 years। फिर वो पूरा डेटा देगा इन दोनों में डिफरेंस क्यों है। अब डिफरेंस का वजह नहीं बता रहा, तो यही मैंने पिछली क्लास में बात की थी। इट इज़ नॉट बेटर के बुक वैल्यू लें, इट इज़ बेटर के कंसोलिडेशन का सवाल तो है नहीं कि पूरी चीज़ें दें हमें, हमने तो गुजारा ही चलाना है, तो गुजारा बेहतर है अच्छी चीज़ से चलाएं। गलती से कोई ये उठा लेगा आधा नंबर कट देगा और क्या होगा, फेयर वैल्यू मैंने उठा लिया। इंटेंजिबल के अलावा है, चलो खैर है, उसका कोई मसला नहीं। फेयर वैल्यू एक फाइनल वाली भी निकाल लेंगे, इंटेंजिबल तेरे डाल के निकाल लेंगे, फेयर वैल्यू दोबारा निकाल लेंगे, फेयर वैल्यू नेट एसेट सही वाली भी निकाल लेंगे। तू क्यों परेशान हो रहा है? क्योंकि वो कह रहे हैं मैंने इंटेंजिबल की फेयर वैल्यू नहीं दी। मोमिन हैज ब्रांड, मोमिन हैज ब्रांड अपना है या परचेज किया होगा? अपना है। ओ सॉरी, वो आप सही कह रहे थे, एनसीए पहले निकाल लें। नहीं एनसीए ये फिगर निकलेगी तो आएगी ना। मोमिन हैज अ ब्रांड, मोमिन हैज अ ब्रांड वेल एस्टेब्लिश्ड लाइन ऑफ प्रोडक्ट अंडर द ब्रांड नेम बदर। बदर के मतलब ये नहीं कि ब्रांड परचेज हो गया, हैज को अंडरलाइन करें, हैज या परचेज, तो अपना ब्रांड है। अब बता दें आईएस 38, इधर देख लें अगर है, अब आईएस 38 की रोशनी में बता दें बुक वैल्यू 0। एक्सेलेंट, बुक वैल्यू 0 नहीं दी भी सवाल में। और अब ज्यूम भी नहीं करनी, हमें आईएस 38 सिखाता है कि सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट में बीवी 0 है, ब्रांड अगर इंटरनल नहीं जनरेट हो। ऑन बिहाफ ऑफ जोक कौन आ गया है? ओ बायर, सो पेरेंट ऑन बिहाफ ऑफ पेरेंट एक स्पेशलिस्ट ने इसको वैल्यू कर दिया 100 मिलियन पे। तो अभी जो हमने काम किया था, बीवी रिवैल्यूएशन सरप्लस कितना? आप बताएं, ये दो सवाल इकट्ठे ही होने चाहिए थे ना, एक ही गो में हो गया, जरा अच्छा हो गया। एंट्री बताएं, इंटेंजिबल एसेट डेबिट करें ना, चलें इतनी मैं गुंजाइश आपको दे देता हूँ, अगर कोई सुस्ती कर रहा है तो जाते हुए तस्वीर खींच ले जा व्हाइट बोर्ड की इस सवाल की। ओके एंट्री करें जी। यार अनलकीली ना इस सवाल में नोट नहीं बनाना, टी अकाउंट बनाना है, बहुत पुराना सवाल है, अब तो नोट आता है जी। और भी किसी ने जाना है, किसी की कहीं क्लास है तो ले ले, ताकि ये वाला हिस्सा यूट्यूब पे अटेंड कर ले। अच्छा जी, अनलकीली ना टी अकाउंट बनाने हैं सवाल में, हमने वो नहीं बनाने हैं, क्या कहते हैं, नोट नहीं बनाना। तो ब्रांड बता दें जी, वर्किंग वन से डेबिट कितना मारना है, ब्रांड डेबिट। ये ब्रांड कंसोलिडेशन में कभी नहीं खोला मैंने, वैसे बैलेंस शीट के फेस पे शो करता हूँ ना, तो ये बैलेंस शीट के फेस पे नहीं आ रहा होता था, पीपी गुडविल, एक क्लास में ब्रांड भी आया था, तो ये वो ब्रांड अकाउंट खुल रहा है। ब्रांड डेबिट रिवैल्यूएशन सरप्लस ऑन ब्रांड क्रेडिट, कितने से? 100 से। ओके लाइफ इसकी कितने साल है? 10 साल। इट इज एक्सपेक्टेड एट बेनिफिट बी स्प्रेड इक्वली, स्ट्रेट लाइन मेथड, स्ट्रेट लाइन मेथड लेना है, आगे ना बढ़े। अच्छा जी, अब मुझे बता दें गुडविल शुडविल निकलवा दें। 1200 का ले लूँ, 1100 का ले लूँ? ये फेयर वैल्यू में नेट ऐसे सवाल ने दी हुई थी, ये सेटमेंट करके हमने जरा मेहनत करके खुद निकाल ली है। 1200 इंटू 10%, 120। फेयर वैल्यू फाइनल वाली उठाइएगा जो आप निकालें पेपर से। गुडविल 270। गुडविल का अकाउंट बना दें, या इस तरह लिख दें गुडविल, इस तरह क्यों लिखेंगे, टी कौन मांगोगे, इस तरह भी लिख सकते हैं गुडविल नंबर, लेकिन टी कौन बना दें जी। 270
ये सारी वर्किंग वन किस दिन हो रही है? प्लीज वर्किंग वन किस दिन हो रही है? डेट ऑफ एक्विजिशन कहाँ दी हुई है? मुझे क्यों नहीं मिल रही? ओ ये पड़ी हुई है ना। ये कितने लोग ये वाली ढूंढ रहे थे? हाथ खड़ा करें। ये है ना, ये डेट ऑफ एक्विजिशन है। मैं इधर ढूंढ रहा था, इधर ढूंढ रहा था। ये पड़ी हुई है डेट ऑफ एक्विजिशन, ये कम जनवरी। फिक्रा ज़रा दोबारा पढ़ लें। मोमिन हैज़ अ ब्रांड, तो फिर इंटरनली जनरेटेड है। ऑन बिहाफ ऑफ जोक 100 मिलियन का हो गया, तो 100 माइनस 0, 100 का सरप्लस और उसकी एंट्री। इसको 10 साल पे मोटाइज करना है, तो इसकी आईएस के मुताबिक नहीं, प्रिपेयर लेजर अकाउंट ऑफ गुडविल एंड ब्रांड। प्रिपेयर लेजर अकाउंट ऑफ गुडविल एंड शोइंग इनिशियल रिकॉग्निशन। इनिशियल रिकॉग्निशन तो शो कर दी हमने से। हाँ, इनिशियल शोइंग इनिशियल रिकॉग्निशन एंड ऑल सब्सिक्वेंट एडजस्टमेंट्स। एन इम्पेयरमेंट टेस्ट ऑफ गुडविल एंड ब्रांड वाज कैरिड एट 31 नवंबर 7, और सबर इम्पेयरमेंट टेस्ट बाद में परफॉर्म करी। पहले मुझे अमोर्टाइज तो कर लेने दे। अमोर्टाइजेशन बताएं। 100 डिवाइडेड बाय 10, 31 12 17, कैरी डाउन 90। लेकिन अभी सब्र कर जाए यार, ये कैरी डाउन मुझे ऐसे नहीं निकालना चाहिए था। ये कैरी डाउन मुझे ऐसे नहीं निकालना चाहिए था। मुझे लिखना चाहिए बुक वैल्यू 90। अब मैं रिकवरेबल अमाउंट से कंपेयर करके ना इम्पेयरमेंट लॉस देख लेता हूँ। मुझे पता है एन इम्पेयरमेंट टेस्ट ऑफ गुडविल एंड ब्रांड वाज कैरिड ऑन 31 दिसंबर 7, हमारे साल के एंड पे कैरी हुआ, विच इंडिकेटेड दैट इम्पेयरमेंट ऑफ 50 इन द गुडविल। इसका मतलब ब्रांड इम्पेयर नहीं हुआ, तो फिर ब्रांड को इम्पेयरमेंट टेस्ट से गुजारने की जरूरत नहीं है, तो फिर कैरी डाउन 90। लेकिन अगले साल 90 को डिप्रिशिएट ना कीजिएगा, स्ट्रेट लाइन मेथड है। अच्छा, लेकिन क्या इंपेयर हो गई? गुडविल। शुक्र है इंपेयरमेंट लॉस दे दिया है, वर्किंग की जरूरत नहीं है। शुक्र है इंपेयरमेंट लॉस दे दिया। ये तो हमेशा के लिए याद रख लें, अमोर्टाइजेशन होती नहीं गुडविल की। अब बोलें जी इंपेयरमेंट लॉस। ब्रॉड डाउन 220। नहीं, एक साल की नहीं, वो डेटा 2 साल का दे रहे हैं ना। सवाल ने भी बताया नहीं, आजकल के सवाल तो बताते हैं, ये सवाल ने भी नहीं बताया। और ये 15 नंबर का नहीं, अब आया तो 4 नंबर का सवाल आएगा। ये पता नहीं किस ज़माने में 15 नंबर का आता था। अब कहते हैं आप लोगों को सीरियस आता है। इम्पेयरमेंट टेस्ट कैरिड आउट ऑन 31 दिसंबर 2000 इंडिकेटेड अ डिक्रीज ऑफ 13.5 इन द कैरिंग वैल्यू ऑफ। अब गुडविल इंपेयर नहीं हो रही, तो इजी मार्क्स ले लें। कैरी डाउन 220, अमोर्टाइजेशन 0। अमोर्टाइज तो होती नहीं गुडविल। इसको अमोर्टाइज भी करने इंपेयरमेंट टेस्ट से गुजारे या इंपेयरमेंट लॉस की फिगर दे दी है? इंपेयरमेंट टेस्ट से गुजारे या इंपेयरमेंट लॉस की फिगर दे दी है? 66.5। रिकॉर्डिंग ऑफ कर दो। होमवर्क क्वेश्चंस, होमवर्क आज कोशिश कर लीजिए।